ठीक है। देखो, इस चैनल पे आज मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग साथ में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ेंगे, और जो काम की चीज़ें हैं वो सब मैं तुम्हें एकदम डिस्कस करवाऊँगा, ठीक है। और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे। जो बीच बीच में चीज़ें दी हुई हैं जो यूजुअली कई बार पढ़ते पढ़ते मिस हो जाती हैं, जो हम सोचते हैं कि हाँ यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्ज़ाम में एक अलग तरीके से पूछ जा सकती हैं। किस तरीके से पूछ जा सकती हैं वो भी बता दूंगा। और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है, तो वो रिएक्शन दूसरे चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है, वो चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम्हारे लिए यूज़फुल रहेगी, है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये चीज़ यूज़फुल है ना, और तुम कुछ सीख रहे हो, तुम्हारा काम आसान हो रहा है कहीं ना कहीं, तो यार तुम प्लीज़ अपना थोड़ा सा सपोर्ट एक्सटेंड करो, ठीक है ना। तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है ना। और पूरा वीडियोस देखना, एक बार एक वीडियो 2 वीडियो देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगे, मज़ा आए तो ठीक है, कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन से, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या नाम से बाकी चैप्टरों के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो अपना इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है। तुम जानते हो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कुछ एक चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। जैसे जैसे देखो, इसमें शुरू में तो वही सब बता रखी है कहानी की, हाँ भाई अगर तुम्हारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे सपोज मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें से तुम हाइड्रोजन हटा दो, उसमें से तुम हाइड्रोजन हटाओ और उसमें हेलोजन लगा दो, तो क्या बनेगा भाई? देखो यहाँ पर एक हेलोजन लग जाएगा अगर एक हाइड्रोजन हटाया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। भाई एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, C3H7। C3H7 एक एल्काइल ग्रुप है जिसके साथ में तुमने एक हेलोजन एटम जोड़ रखा है, तो क्या बोल दिया इसको? एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली तुम्हारे पास मान लो कि बेंजीन रिंग है, अगर सपोज दैट, और बेंजीन रिंग में से तुम एक हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है तुम्हारे पास में एराइल हैलाइड। क्या बन जाता है? एराइल हैलाइड, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हमें पता है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे काम किया ना वो ये है कि भाई देखो, जो अपने ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ना, वो एक्चुअली क्लिनिकली यूज़फुल होते हैं, ठीक है ना। क्लिनिकली इनका इंपॉर्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, और ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में भी इनका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आता है। तो ये जो पोर्शन है ये है लास्ट में अपने पास एक इस चैप्टर के लास्ट में क्या नाम से कुछ एक चीज़ें आएंगी जो इसके यूज़फुल मतलब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आएंगे, जहाँ पे DDT आता है, ठीक है ना, फ्रीऑन्स आते हैं, तो वहाँ सब वो सब हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ध्यान रखना है, इसका ना यूज़ किया जा सकता है सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स, है ना। नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो? इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे तुम्हें पता हो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होता है? ये नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर खुद भी है, तो किसके लिए यूज़ किया जाएगा? नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो CCl4 खुद नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर कंपाउंड इसके अंदर क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भाई देखो, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल, कौन सी? क्लोरमफेनिकॉल, जिसका यूज़ किसके लिए होता है? टाइफाइड फीवर के लिए होता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है इसको? टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली हमारे अंदर कुछ आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन, ठीक है ना, थायरॉक्सिन, ठीक है ना। ये गोइटर से इसकी डेफिशिएंसी हो जाए ना अगर, तो गोइटर हो जाता है, ठीक है ना। तुमने देखा होगा कि भाई कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाओ, ठीक है ना, ताकि गोइटर ना हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि गोइटर को, जिसकी कमी होने की वजह से, मतलब थायरॉक्सिन की कमी होने की वजह से गोइटर हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो एक तो हमने देखा किसका? क्लोरमफेनिकॉल के बारे में, एक हमने देखा थायरॉक्सिन के बारे में, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। कैसे? देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मान लो उसने ऐसे लिख दिया क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल, और इसके आगे लिख दिया उसने कि भैया ये यूज़ किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? टाइफाइड फीवर के लिए। सिमिलरली उसने लिख दिया कि भैया थायरॉक्सिन, ठीक है ना, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, ठीक है ना, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और एक जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो यहाँ पर क्या है, ये क्लोरोक्विन वाला, ठीक है ना। क्लोरोक्विन जो होता है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तुम्हें भी याद हो कोविड-19 में भी क्या नाम से क्लोरोक्विन काफ़ी थोड़ा सा मतलब इफेक्टिव दिख रहा था, तो US ने लिया था अपन से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भैया क्लोरोक्विन
क्लोरोक्वीन जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो हेलोथेन है, लास्ट में एक और है हेलोथेन, जो कि यूज़ किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक। तो ध्यान रखना, हेलोथेन का जो यूज़ होता है वो किसके किसके फॉर्म में होता है, एनेस्थेटिक के फॉर्म में किया जाता है, एनेस्थेटिक के फॉर्म में। कब, सर्जरी के टाइम पे, ठीक है ना, आदमी को सुला देते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, देखो, है ना, क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, इसको बना दिया कॉलम 1, इसको बना दिया कॉलम 2, ठीक है, और इसको जंबल कर दिया, ऊपर नीचे कर दिए, और बोला कि बताओ अब चलो मैच द कॉलम, ठीक है ना। तो ऐसा आता है ना क्वेश्चन कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, और बोल देगा कि भैया ये 1 है, इनको शफल कर देगा, 1 है, 2 है, 3 है, और ये है तुम्हारा 4, और फिर इनको शफल कर देगा कि ए के साथ में 1, बी के साथ में 2, है ना, सी के साथ में 4। तो ऐसा करके तुमसे ऑप्शन दे देगा। अब तुम्हें बैठ के ढूंढना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये आंसर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से पूछा जा सकता है, ठीक है। कि क्लोरमफेनिकॉल जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, क्लोरमफेनिकॉल यूज़ होता है अपने क्या नाम से, टाइफाइड फीवर के लिए। थायरॉक्सिन एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, जिसमें डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। क्लोरोक्वीन किसके लिए यूज़ होता है, मलेरिया के लिए। हेलोथेन किसकी फॉर्म में यूज़ होता है, एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बाकी आगे जो चीज़ है वो ये है कि अब फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं कुछ एक, है ना, कुछ एक फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जिनको मतलब अभी कंसिडर कर रहे हैं ये लोग एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट, कि भैया सर्जरी में सर्जरी के टाइम पे क्या नाम से ब्लड की जगह क्या नाम से इन फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स का यूज़ किया जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, ये तो जीके वाली चीज़ें, तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद में इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और एक हम लोग देखेंगे ये ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। ये ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तुमने अगर पढ़ रखा है और तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इन सब का नाम पता है, तो वो आते हैं अपने ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। चलो उनकी बातें हम आगे ही करेंगे जब वो आएगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पहली बात तो हमें कुछ क्लासिफिकेशन चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम पर है। किसके बेसिस पर है, नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम्स पे। तो अगर नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम पे हम लोग देखें तो मुझे पता है कि भैया एक हेलोजन लगा हुआ है तो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा, 2 लगे हैं तो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा, और 3 लगे हैं तो ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। इसमें कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ था हेलोजन, किसके साथ जुड़ा था, एल्काइल ग्रुप के साथ में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन। अगर मान लो हेलोजन जुड़ा हो किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एरीन, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 हैं तो डाई हेलो एरीन, और 3 हैं अगर तो ट्राई हेलो एरीन। ख़त्म काम। इसमें कुछ नया सीखने लायक इतना था नहीं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि भैया क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाए जब हेलोजन हमारा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हो। देखो इसका तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर तुम मेरा प्री ऑर्गेनिक वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने तुम्हें बता रखा है कि भाई हेलोजन में, अमीन में, एल्कोहल में, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पे तुम किस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफाइन करते हो, ठीक है ना। तो हेलोजन्स में कैसे किया जाता है कि भाई जो हेलोजन आइटम है ना वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री चेक करो, ठीक है। अब ये हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है ना, वो एक ही एल्काइल ग्रुप से लगा है, मतलब वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो कैसा है, 1 डिग्री है। तो ये जो हेलोजन है ना वो भी 1 डिग्री, ये जो पूरा कंपाउंड है ये प्राइमरी हेलाइड कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हेलाइड कहलाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारा हेलोजन 2 एल्काइल, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप से लगा है, इसका मतलब वो क्या है, 2 डिग्री है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि तुम्हारा हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन 3 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी एल्काइल हेलाइड या 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, दे फॉर्म इन एल्काइल हेलाइड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द एल्काइल ग्रुप, दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1x। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये तुमसे ना पूछा जा सकता है कि होमोलोगस सीरीज कौन सी होती हैं, ठीक है ना, होमोलोगस ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ कौन सी होती हैं, पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है होमोलोगस सीरीज़ के बारे में मैं तुम्हें बता दूं। देखो होमोलोगस सीरीज़ में हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो जैसे मान लो कि पहले तो मैं बताता हूँ होमोलोग्स होते कौन है। होमोलोग्स वो होते हैं जब तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप सेम है और दो कंपाउंड के अंदर CH2 यूनिट का डिफरेंस हो। जैसे मान लो कि तुम्हें दे दिया मैंने CH3OH और एक दे दिया CH3CH2OH। बताओ अगर ये 1 है और ये 2 है तो बताओ इन दोनों के अंदर कितनी यूनिट का किस चीज़ का डिफरेंस है। एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इन दोनों के अंदर अगर मैं देखूं तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, या तुम ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोग्स बोलते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि तुम्हारे जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि मैंने बोल दिया कि भैया एक तो ये है तुम्हारे पास कंपाउंड फिनॉल और एक है तुम्हारे पास में बेंजाइल अल्कोहल। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक सेकेंड। एक तुम्हारे पास में है फिनॉल और एक तुम्हारे पास में है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना, बेंजाइल अल्कोहल। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ क्या ये दोनों होमोलोगस हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या बोलोगे, फट से बोलोगे हाँ। कैसे, तुम बोलोगे देखो सर CH2 यूनिट का डिफरेंस है तो ये क्या हो गए, होमोलोगस हो गए, ठीक है ना, होमोलोग्स हो जाएंगे ये। तो ऐसा नहीं है, ये होमोलोग्स नहीं है। क्यों नहीं है ये होमोलोग्स, क्योंकि देखो बेटा दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। ये तो है हमारे पास में फिनॉल और ये है अल्कोहल, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फिनॉल और अल्कोहल दोनों में देखने में तो OH ग्रुप लगा हुआ है, पर ये दोनों कभी भी सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाते। ये दोनों दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों होमोलोग्स नहीं है। क्यों, क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये तो है अपना, इसको हम लोग फिनॉल ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये होमोलोग्स नहीं है, ये होमोलोग्स नहीं है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, ठीक है। चलो अब अगला जो है वो है हमारे पास में एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है ना। हम एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स को समझ लेते हैं। देखो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने लायक चीज़ नहीं है इसमें। देखो एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स। एक तो ना इनको थोड़ा दिमाग में रखना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लोग इनको ध्यान नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ आएंगे तुम्हारे SN1 रिएक्शन में जो अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा। देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जब तुम्हारे पास में एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम लगाओ और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हो एक हेलोजन एटम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास में एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग से एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम क्योंकि बेंजीन रिंग पे जो sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, उससे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम लगा हुआ है और उससे एक हेलोजन लगा हुआ है X। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। मान लो अगर मैं इसमें से X- को रिलीज़ करवाऊँ दोनों में, तो बताओ इसमें क्या बनेगा, इसमें बनाएगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और एलाइलिक कार्बोकेटाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। तो ये हाईली स्टेबल होता है, क्या होता है ये, हाईली स्टेबल होता है। और ये हाईली स्टेबल है तो किसके अंदर यूज़ होगा बताओ, SN1 रिएक्शन में यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। सिमिलरली बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा ये, अगर तुमने इसमें से X- रिलीज़ कराया तो ये क्या बना लेगा, बेंजाइलिक CC। और इसका मैं बता चुका हूँ तुम्हें, बेंजाइलिक CC बनेगा। और मैंने तुम्हें बता दिया है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये जो दोनों है ना ये यूज़फुल होते हैं किसके अंदर, SN1 में। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो किस में आती है, इंपॉर्टेंस आती है SN1 मैकेनिज़्म के अंदर, SN1 मैकेनिज़्म के अंदर। क्यों, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और ये दोनों बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर तुमने अभी SN1 नहीं पढ़ी है तो थोड़ा वेट कर लो, आएगी इसी में, आगे समझ लाएंगे, ठीक है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक तुम्हें पता होनी चाहिए। अब एलाइलिक और बेंजाइलिक के साथ में 2 वर्ड और आते हैं, ठीक है ना। कौन से आते हैं, विनाइलिक और एराइल हैलाइड्स, ठीक है। कौन से आते हैं भैया, विनाइलिक और एराइल हैलाइड्स। देख लेते हैं इनको भी कि इनका क्या फंडा है। देखो तुमने 2 सीख लिए, एक तुमने सीखा कौन सा, एलाइलिक, और एक तुमने सीख लिया कौन सा, बेंजाइलिक, ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक सीख लिया तुमने। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ विनाइल और एराइल हैलाइड, ठीक है ना। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, और एक हम लोग देखते हैं क्या, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम विनाइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं। देखो विनाइल हैलाइड में क्या होगा, तुम्हारे पास में एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा और उससे डायरेक्टली जुड़ा होगा X ग्रुप, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, जैसे कि जो दूसरा एग्जांपल दे रखा है ये वाला, वो देखो
यहाँ पे तुम्हारे पास ये लगा है और यहाँ पे X ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है जिसे तुमने X ग्रुप को जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब sp2, अब इधर क्या हो रहा है, जो हेलोजन है ना वो डायरेक्टली sp2 से जुड़ा हुआ है। जो तुमने एराइल हैलाइड देखा ना, सॉरी एलाइल हैलाइड देखा, एलाइल हैलाइड में क्या हो रहा था, एक sp2 था और sp2 से जुड़ा हुआ एक sp3 था, उससे हेलोजन लगा हुआ था। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं कि मैं एराइल हैलाइड के बारे में बात करूं, तो एराइल में क्या हो रहा है, एराइल में तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली X जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो मैं किसी विनाइल हैलाइड में से X माइनस को रिलीज़ कर पाऊँ, तो मेरे पास क्या बनता है, विनाइल CC, विनाइलिक CC। और ये चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि विनाइलिक CC जो होता है ना, वो कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ये हमने GOC में पढ़ रखा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ से X माइनस रिलीज़ करा दूँ, तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है मेरे पास में एराइल CC, है ना। या तुम इसको फिनाइल CC बोल सकते हो या एराइल CC बोलो, एराइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये जो एराइल कार्बोकेटाइन है वो भी कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसके भी एराइल हैलाइड के एराइल कार्बोकेटाइन के दो रीज़न होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिकली भी अनस्टेबल है और ज्योमेट्रिकली भी अनस्टेबल है। ये सब GOC में हम बात कर चुके हैं, अगर हम वहाँ चल जाएंगे तो अब ये चैप्टर नहीं हो पाएगा कवर कभी भी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें 4 वर्ड ध्यान रख, 4 नाम ध्यान रखने, एक ध्यान रखना है एलाइलिक, एक ध्यान रखना है बेंजाइलिक, दूसरा जो ध्यान रखना है वो है विनाइलिक, और एक है तुम्हारे पास में एराइल, ठीक है ना। विनाइल, एराइल, एलाइल और बेंजाइल, 4 नाम ध्यान रखना, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। देखो नॉमेनक्लेचर तो तुम सब ने पढ़ा ही होगा, हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर में। हम जो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है ये मेरे पास में। इसका अगर तुम कॉमन नेम देखोगे तो तुम्हें पता है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये क्या है, N प्रोपाइल है। N का क्या मतलब होता है, N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, सिंपल। इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रेट चेन। N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो जैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं कि मान लो मेरे पास में कुछ ऐसा है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या आ जाएगा, कॉमन नेम आ जाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। अगर IUPAC देखूंगा तो 1 2 3, ठीक है ना। लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से मुझे इस Br को नंबर 1 देना चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, काम ख़त्म, ठीक है। सिमिलरली मान लो अगर मैं इसी को ऐसा बना दूँ, यहाँ Cl लगा दूँ, जो सेकंड एग्जाम्पल है ये वाला, इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जो कॉमन नेम है वो मैं बता चुका हूँ, है ना। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, देखो जब भी एक ब्रांच होती है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। या तुम इतनी भी कहानी छोड़ो, तुम सिंपल ऐसे ध्यान रखो कि जब एंड में ये Y बन जाए ना, ये Y बन जाए तो इसका मतलब वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या तुम IUPAC नेम के हिसाब से देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना। क्या नाम बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये नाम आते हैं, ठीक है ना, आ सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है CH3, CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH2Cl। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारे पास जैसे कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखो आइसोब्यूटाइल क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास में लास्ट में ना ये Y बन रहा है, देखो ये Y बन गया, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4, 4 हैं, इसलिए आइसो और ब्यूटाइल यूज़ किया है। आइसो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ये Y बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ये कुछ अगर तुम इसको बनाना चाहो तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ये और यहाँ Cl, ये Y बन गया ना अगर लास्ट में, तो समझ जाना ये क्या है, आइसोब्यूटाइल है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं नियोपेंटाइल क्लोराइड लिखना चाहूँ, ऑल्दो इसमें दिया हुआ नहीं है बट स्टिल अगर मैं देना चाहूँ तो मैं इसका एक काम करते हैं, पहले IUPAC नेम लिख लेते हैं। IUPAC नेम बहुत आसान है, देखो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन रूल के हिसाब से हमने नंबरिंग करी, ठीक है ना। और हमने लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से नंबरिंग करी, लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से क्लोरीन को नंबर 1 मिल सकता है, तो नंबरिंग इसी तरफ से होगी। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। चलो ये कहानी हमने देख ली है। अब मान लो मैं तुम्हें नियोपेंटाइल के बारे में बता दूं, सपोज, ऑल्दो इसमें गिवन नहीं है बट आइसो नियो वगैरह क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, तो मैं बता देता हूँ नियो वाले में क्या होता है। देखो जैसे मान लो अगर नियो आ जाए ना कहीं पे भी, तो क्या करना है तुम्हें, बस लास्ट में ये चेक करना है, नियो पेंटाइल
नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। बस इसमें ध्यान रखना, पहली बात तो नाम देखो क्या है, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। पेंटाइल से तुम्हें पता चल गया कि भाई 5 कार्बन आइटम है, तो 5 ही है ना, 1 2 3 4 और 5। कॉमन नेम में हम ऐसे ही पूरे सब काउंट करते हैं सारे के सारे कार्बन आइटम। बस इसमें ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे वाई बन रहा था ना, तो यहाँ पे वाई नहीं बनता, यहाँ पे ऐसा कुछ बनता है, ठीक है ना। लास्ट में ये ऐसा मेपल, ये ऐसा ये लीफ की तरह ऐसा बन जाता है ये, ठीक है ना। 3 जो वो होता है छिपकली के पैर टाइप का बनता है मतलब, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आइसोब्यूटाइल वाले में क्या है, आइसोब्यूटाइल का मतलब है ऐसे लास्ट में वाई बन रहा होगा और यहाँ पे वाई नहीं बनता है, ऐसे ये लीफ के जैसा ये स्ट्रक्चर बनता है। नियो में, नियो ग्रुप में ऐसा बनता है लास्ट में, ठीक है। चलो ये तुम्हें समझ में आ गया आइसो नियो वाला फंडा। फिर ये तो तुम जानते ही हो भाई, ये ब्रोमोबेंजीन कहलाएगा, ठीक है ना। ये मेटा डाइब्रोमोबेंजीन कहलाता है। मेटा कौन सी होती है, मेटा होती है 1 2 3। जब इस ब्रोमीन के हिसाब से 3rd पोजीशन पे जब ब्रोमीन लगाए ना, तो इसलिए मेटा डाइब्रोमोबेंजीन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा जो पोजीशन है वो हम जानते ही हैं, तो उस हिसाब से नंबरिंग करी है इसमें, ठीक है। फिर अगर मान लो मैं इसके अंदर नंबरिंग करना चाहूँ, तो मुझे पता है कि भाई इसमें नंबरिंग कैसे होगी, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी पड़ेगी पहले मुझे, 1 2 3। अब देखो 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, ठीक है ना। तो इसीलिए नाम आएगा क्या, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली अगर इसमें नंबरिंग करें तो ये क्या बनेगा, 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है और प्रोपेन है, ठीक है ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन। चलो ये हो गया अपना। इसके बाद तुम्हें जो ध्यान रखने लायक हो सकता है वो कौन सा है, जो ध्यान रखने लायक है वो है हमारे पास में जेम डाइहैलाइड और एक विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड का मतलब बताओ। देखो जेम डाइहैलाइड कब होता है, जब दोनों कार्बन एटम, दोनों क्लोरीन एटम ना एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल या जेम। ये जो जेम है ना, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। और अगर दोनों क्लोरीन एटम 2 पड़ोसी कार्बन एटम पे लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में ये VIC डाइहैलाइड लिखते हैं, विक डाइहैलाइड, ठीक है ना। ये कॉमन नेम है, ध्यान रखना। अब ये चीज़ पूछी जा सकती है, जेम और विसिनल, जेमिनल और विसिनल, ये तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज़ को एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो ये कैसे बनेगी, CH3 CH और यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे लगे, इसीलिए हमने जेमिनल वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे दोनों क्लोरीन कहाँ लगे हुए हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम पे लगे हुए हैं, इसलिए हमने विसिनल यूज़ किया है वर्ड, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, जो अपने ये बुक है NCERT, इसमें क्या होता है, बीच में टेबल और ये सब आती है ना, इनको हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे, हम इन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें, अच्छा देखो अब अपन पहले से स्टार्ट करते हैं, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड के बारे में बात करते हैं पहले तो। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको सेक क्यों बोला, देखो जहाँ पर भी सेक हो रहा है ना, वर्ड यूज़ हो रहा है, सेक का मतलब होता है सेकेंडरी। तो जिस कार्बन एटम से वो हेलोजन ग्रुप लगा होगा ना, वो एक्चुअली सेकेंडरी होगा या 2 डिग्री होगा। तो अगर मान लो मैं इस स्ट्रक्चर को, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर को मैं एक्सपेंड करूँ, तो वो कैसा बनेगा, देखो तुम्हारे पास में 4 कार्बन एटम होंगे, 4 कार्बन एटम होंगे और सेकंड पे क्या लगा होगा, क्लोरीन। अब देखो इसका अगर तुम IUPAC नेम देखो तो 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन आ गया, सही है IUPAC नेम। पर इसको सेक ब्यूटाइल क्यों बोला, क्योंकि देखो ब्यूटाइल से तो तुम्हें पता चल रहा है कि 4 कार्बन एटम है, सेक से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जिस कार्बन एटम से क्लोरीन लगा हुआ है ना, वो एक्चुअली 2 डिग्री है। वो कैसा है, 2 डिग्री है कि नहीं, 2 डिग्री है ना, 2 कार्बन एटम से लगा हुआ है, देखो एक इससे और एक इससे। तो जितने कार्बन एटम से लगा हुआ होगा उतनी उसकी डिग्री होगी, तो इस कार्बन एटम की डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया इसका कॉमन नेम, कि इसका कॉमन नेम सेक ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड के बारे में बात कर लूँ, इसके बारे में, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड कैसा हो जाएगा कि कार्बन होगा, उससे एक ब्रोमीन लगा होगा और उससे तुम्हारे पास में 3 CH3 लगे होंगे, 3 क्या लगे होंगे, CH3 लगे होंगे। अरे भाई इस स्ट्रक्चर को जब तुम एक्सपेंड करोगे तो यही चीज़ तो बनेगी, ठीक है। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब ये है कि तुम टर्शरी बोल रहे हो इसको। टर्शरी कैसे है, ये टर्शरी कैसे है, ये टर्शरी ऐसे है क्योंकि जितने कार्बन एटम से लगा हुआ है ना, वो उसकी डिग्री डिफाइन करेंगे।
तो ये कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम ये 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री है, इसीलिए इसके लिए हमने यूज़ किया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर तुम इसका कॉमन नेम, अगर तुम इसका IUPAC नेम देखो तो IUPAC नेम कैसे दोगे, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब तुम्हारे पास में 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, और 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, मिथाइल, और तुम्हारे पास में 3 कार्बन एटम है इसलिए तुमने यूज़ किया प्रोपेन, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और ब्रोमीन का B पहले आता है इसलिए हमने 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिख दिया है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट कौन है, इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे ये कॉमन नेम, ठीक है ना। लोग इसी में फंसते हैं, IUPAC नेम की तो लोग इतनी वो कर लेते हैं ना प्रैक्टिस कि उनको आ जाता है। फंसते वो कहाँ हैं, कॉमन नेम में। किस में फंसते हैं, सेक में फंसते हैं, टर्ट में फंसते हैं, आइसो में फंसते हैं। आइसो का तो मैंने बता दिया ट्रिक क्या है, नियो, अच्छा हाँ नियो अभी मैंने बताया ना, देखो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, आ जाओ देखते हैं। अपन ने नियो पेंटाइल, अपन ने क्लोराइड बनाया, नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाया, इसने नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बनाया हुआ है। अब मान लो अपन इसको ब्रोमाइड बनाना चाहें तो क्या करेंगे, बस Cl की जगह ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। Cl की जगह क्या लग जाएगा भाई, Br लग जाएगा। अब इसका नाम देख लेते हैं कि इसका नाम नियो पेंटाइल क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। जो इसने लिखा है ना किताब में, क्या वही है हमारे पास में। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो, ये बनेगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो नियो पेंटाइल का मतलब क्या है कि लास्ट में तुम्हारे पास में ये चीज़ बन रही होगी, ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन रही होगी, ठीक है ना, ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन रही होगी। जबकि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बनता है, आइसो वाले में क्या बनता है, आइसो वाले में तुम्हारे पास में ये वाई बनता है और इसमें ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। नियो हो जाएगा वर्ड इसके लिए यूज़, ठीक है। देखो विनाइल का मैंने तुम्हें बताया, ये विनाइल में क्या होता है, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ होगा क्लोरीन। एलाइल में क्या होता है, sp2 से जुड़ा हुआ एक sp3 होगा, sp2 से जुड़ा हुआ एक sp3 होगा जिससे ब्रोमीन आइटम लगा हुआ होगा, इसलिए यूज़ किया है एलाइल। कॉमन नेम तुम IUPAC नेम तुम लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, टोलुइन क्या होता है, देखो टोलुइन होता है ये कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे तुमने CH3 लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। और तुमने यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो ये क्या होगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1-2 रिलेशन है, 1-2 रिलेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑर्थो। 1-3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेटा, और 1-4 के लिए यूज़ करते हैं पैरा। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है, बेंजाइल होता है PHCH2, PHCH2, और PHCH2 के साथ में Cl लगा रखा है, इसीलिए कॉमन नेम क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना। बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी तो बना रहे थे अभी हम लोग, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होता था, PHCH2 पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया मेथिलीन क्लोराइड अपने पास में, ये तो तुम्हें पता ही है, क्लोरोफॉर्म का ये एग्जाम्पल होता है, ये ब्रोमोफॉर्म होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये मैंने बताया था। एन प्रोपाइल फ्लोराइड में, एन प्रोपाइल का क्या मतलब है कि स्ट्रेट चेन है, प्रोपाइल जो है वो स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो तुम्हें मैंने 3 चीज़ें बता दी कॉमन नेम में। कॉमन नेम में चीज़ें क्या क्या पूछी जा सकती हैं, कॉमन नेम के अंदर 3-4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला पूछा जा सकता है आइसो, ठीक है ना। आइसो के लिए मैंने क्या बताया, लास्ट में वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ठीक है ना। नियो में क्या होता है, लास्ट में वो लीफ शेप स्ट्रक्चर बनता है, लीफ शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। आइसो नियो हो गया। सेक बताओ क्या होता है, सेक में जो कार्बन एटम है जो उस ग्रुप से लगा हुआ है वो कैसा होगा, 2 डिग्री। टर्ट में वो ग्रुप कैसा होगा, 3 डिग्री। और क्या बचा, एन, एन का मतलब है कि स्ट्रेट चेन है, बस एन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। तो बस ये हमने इसके कॉमन नेम समझ लिए आज, ठीक है। इसमें लोगों को दिक्कत आती है तो इतनी NCERT तुम्हारी जो है मेरी तरफ से कवर कर दी गई है भाई। अब देखो ये चीज़ कंटिन्यू आगे तभी होगी जब तुम्हें अच्छी लगेगी और तुम क्या नाम से उसके लिए बताओगे, ठीक है ना। मेरे को जितना, देखो मेरे को जितना अप्रिसिएशन मिलेगा ना, मैं इस चीज़ को उतना अच्छे से करूँगा, ठीक है। और मतलब तुम्हारे लिए कुछ छूटेगा नहीं फिर, बस ये है, सीधी सी बात है। तो यही चीज़ें हैं यार, थोड़ा सा तुम अपनी तरफ से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करो, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ इस चीज़ के बारे में कि हाँ भाई ऐसा कुछ चला हुआ है, ठीक है। और बाकी अगला अपन जो लेक्चर होगा उसमें स्टार्ट करेंगे ये एग्जाम्पलर से, ठीक है ना। ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे और फिर लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो पीछे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, और ठीक है फिर मिलते हैं। और ये जो लेक्चर है ना, ये वाले NCERT वाले, ये थोड़ा सा मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे टाइप में आएंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट में आ सकते हैं, कई बार हो सकता है कि मैं कंटिन्यूस भी डाल दूँ, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों में ना। तो आप, आई होप आप समझो उस चीज़ को ना।
हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन दे दूँ, या मैं कंटिन्यूसली भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना, इट डिपेंड्स। ठीक है, चलो।